औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अच्छा, इससे पहले हमने जो असेसमेंट इवैल्यूएशन और मेजरमेंट टेस्ट ये जो हमने पढ़े थे, तो उसको हमने काफ़ी डिटेल से पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टेस्ट, और फिर उसके बाद आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे ब्लूम्स टेक्सोनोमी। उसके जो थ्री डोमेन्स है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर और कोग्निटिव डोमेन। ठीक है, तीनों को हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि तीनों को आज ही हम कवर कर लें। ठीक है, तो टाइप ऑफ टेस्ट जो है, इसको हम ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं दो मेन कैटेगरीज में, बाई मेथड एंड बाई पर्पस। बाई मेथड में हमारे पास आते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट, वाइल बाई पर्पस में हमारे पास आते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट एंड नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट। ठीक है, अगर हम नाम को देखें, ऑब्जेक्टिव टेस्ट का मतलब यही है कि एक ऐसा टेस्ट जिसमें जस्ट सिलेक्शन होती है, जिसमें चीज़ों को जस्ट सेलेक्ट किया जाता है, उसमें अपना इनपुट जो होता है आप नहीं डाल सकते। मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया था पिछले क्लास में कि फॉर एग्जांपल ऑप्शन दिए गए हैं कि विच वन इज योर फेवरेट टीचर। उसमें से चार ऑप्शन है, आपका फेवरेट टीचर कोई और है उस चार में से, वो नाम उसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपना जो इनपुट है, अपनी जो राय है, अपना जो वेल है, उसमें एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट की एक ड्रॉबैक है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है इजी टू स्कोर, बिल्कुल ही इजी होती है स्कोर करने में। ठीक है, और इसको बनाने के लिए एक्सपर्ट्स की भी थोड़ी ज़रूरत हो अगर हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाना चाहे ऑब्जेक्टिव टेस्ट की। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट के टाइप्स भी है, फिर इन द ब्लैंक्स, मैच कॉलम्स, एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स। ये जो है ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर आते हैं, जिसमें जस्ट सिलेक्शन होती है, जिसमें अपनी जो ओवरऑल अपनी जो आइडियाज, कॉन्सेप्ट और जो वर्ड्स होते हैं वो एक्सप्रेस नहीं करने होते, जस्ट उसमें सिलेक्शन होती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है, type of test where students are required to provide or choose answers from given options। ऑप्शन दिए गए होते हैं, आप लोगों ने एक को चूज करना है। जिस तरह हमारे पास जो है ट्रू फॉल्स हो गया, या फिल इन द ब्लैंक्स, मैच कॉलम्स, एमसीक्यूज। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। सब्जेक्टिव टेस्ट जो है, इसको अगर हम देखें तो इसमें एक ओपन एंडेड है और एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड कंस्ट्रक्टिव और एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स, और एक है क्लोज एंडेड रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स। ठीक है, ओपन एंडेड में इस तरह होता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है और आपने उस पर लॉन्ग डिटेल लिखनी होती है। जिस तरह हमारे जितने भी ये एमए के पेपर होते थे, तो उसमें जितने भी 5 और 6 क्वेश्चन होते थे, या अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो ज़्यादातर पेपर होते हैं, तो वो लॉन्ग डिटेल आंसर में आते हैं, वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसमें एक बंदे की कैपेबिलिटीज पे डिपेंड करता है कि वो कितनी अच्छी तरीके से अपने क्वेश्चन को डिजाइन कर सकता है, और कितने अच्छे तरीके से उनमें जो कॉन्सेप्ट है उसको अरेंज कर सकता है। ठीक है, तो यह ओपन एंडेड। कंस्ट्रक्टिव का मतलब यही है कि इसमें जो राइटर होता है या जो लर्नर होता है, वो खुद ही कंस्ट्रक्ट करता है अपने आइडियाज को, अपनी थिंकिंग को, अपने वर्ड्स को, और वही लिखता है। ठीक है, इसको हम एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स भी कहते हैं, नीड लॉन्ग डिटेल्स आंसर। क्लोज एंडेड रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स, आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि फॉर एग्जांपल आपने 4 लाइन लिखने हैं, 3 लाइन लिखने हैं, या जस्ट एक जुमला लिखना है, तो दिस इज क्लोज एंडेड आर रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आपको एक ऐसा लिखा जाए कि पाकिस्तान पर या अल्लामा मोहम्मद इकबाल पर 3 लाइनों का एक जो है पैराग्राफ लिखिए, तो ये हमारे पास क्लोज एंडेड आर रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स जो क्वेश्चन है उसमें आता है, क्योंकि आपको यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि आपने आगे नहीं जाना है, या आपको लिखा जाता है कि 200 वर्ड्स जो है उसका आपने एक इसे लिखना है, तो ये भी आपको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। दिस इज कॉल्ड क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वही क्वेश्चन होता है, या ऑब्जेक्टिव टेस्ट वही टेस्ट होते हैं जिसमें जो हमारे पास अटेम्प्टर होता है, जो अटेम्प्ट करता है, वो अपना इनपुट, अपना वेल, अपना चॉइस जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, जबकि सब्जेक्टिव टेस्ट में जो है वो एक्सप्रेस कर सकता है। और सब्जेक्टिव टेस्ट के फर्दर जो टाइप है ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड है। तो ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड अगर हम देखें, ओपन एंडेड वो है कि जिसमें एक बंदा डिटेल्ड आंसर लिख सकता है, जबकि क्लोज एंडेड में वो डिटेल्ड आंसर नहीं लिख सकता, रिस्ट्रिक्टेड होता है। ठीक है, अच्छा, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को अगर हम देखें,
तो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है क्या और हम इसको क्यों डेवलप करते हैं? फर्स्ट हम इसको इसलिए डेवलप करते हैं कि एक बैलेंस, एक वैलिड, एक रिलायबल टेस्ट हम डेवलप करें। फॉर एग्जांपल, हमने 5 चैप्टर पढ़ाए हैं, अभी हमने 5 चैप्टर से एक टेस्ट बनाना है। हमें पता नहीं है कि कौन से चैप्टर से हमने कितने क्वेश्चन डालने हैं। ठीक है, अगर हम हर एक उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चूज करके एक टेस्ट बनाए तो ये एक तरीका नहीं होगा। हो सकता है उसमें से एक चैप्टर के ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, दूसरे के कम आ जाए। तो इसलिए एक बैलेंस, एक वैलिड, एक रिलायबल टेस्ट को डेवलप करने के लिए टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन की जरूरत होती है। ठीक है, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन होता क्या है? ये एक एक ग्राफ होता है, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें एक्स और वाई एक्सेस होते हैं। एक्स एक्सेस पे हमारे पास कंटेंट होते हैं जो हमने डालने होते हैं, कंटेंट, जबकि वाई एक्सेस पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, तो जो एक्स और वाई एक्सेस है, तो जो हमने कंटेंट डालने होते हैं वो हमने एक्स एक्सेस पे लिखने होते हैं कि फर्स्ट चैप्टर से हमने ये कंटेंट डालने हैं। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव हमारे क्या है। ठीक है, फिर सेकंड से, थर्ड से, तो इसी तरह हमारे पास जो है वो बन जाएगा एक हमारे पास बैलेंस टेस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है क्या, या ये भी पूछा जा सकता है कि आप एक बैलेंस टेस्ट किस तरह डेवलप कर सकते हो। तो बैलेंस टेस्ट डेवलप करने के लिए हमारे पास जो है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन यूज होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड ब्लू प्रिंट ऑफ फॉर टेस्ट। टेस्ट का ब्लू प्रिंट भी ये स्वामी कहलाता जी, है। जी जी। ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में एक चीज आप ये भी देखते हो, जी जी। टेक्सोनॉमी के थ्रू जो आपके कॉम्प्रिहेंशन एंड चीजें, वो आप किस लेवल से बच्चे की लेसन तो बना रहे हो, तो ये भी आपके लिए फिर असर है। यही यही बात आपके ठीक है कि जिस तरह हम कॉग्निटिव डोमेन के जो हमारे पास लेवल्स है, तो हमने उसमें ये देखना होता है कि हर एक लेवल से हमने कितना कितना पार्ट जो है वो इंक्लूड करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर हमने नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जो है वो 3 डालने हैं, इसके बाद कंप्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो 4 डालने हैं, फिर एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, सिंथेसिस, इस तरह के जो क्वेश्चन है ये हमने डालने होते हैं। तो उसमें इक्वल जो प्रोपोर्शन है वो हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के जरिए जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इट इज अ टू वे टेबल। एक टू वे टेबल होता है, या इसको हम चार्ट भी कहते हैं, दैट प्रोवाइड ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ अ कोर्स और करिकुलम एलिमेंट्स एंड द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। द पर्पस ऑफ टीओएस इज टू डेवलप बैलेंस, वैलिड एंड इंटीग्रेटेड टेस्ट। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ डेज स्पेंट ऑन टॉपिक। एक टॉपिक आपने पढ़ाया, उस पर आपने कितने डेज लगाए। फॉर एग्जांपल, ओवरऑल हमने पढ़ा था किसी पॉलिसी के अंदर के जो हमारा एकेडमिक ईयर होता है वो 40 वीक्स पे मुश्तमिल होता है, ये हमने एक पॉलिसी में पढ़ा था। तो जब 40 वीक्स का एक हमारे पास एक एक एकेडमिक ईयर है, तो 40 वीक्स को अगर हम डिवाइड करें, उसको कन्वर्ट कर ले मंथ में, तो ये मेरे ख्याल में तकरीबन 9 एंड सम जो है 9.5, इतने तकरीबन दिन बनते हैं, या इतने तकरीबन मंथ बनते हैं। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करें 30 से, तो ये हमारे पास तकरीबन बनते हैं 210 है कि 200 दिन तकरीबन बनते हैं। ठीक है, तो इसी दिनों को अगर हम देखें तो टोटल डेज कितने हैं और एक टॉपिक पे हमने कितने दिन गुजारे हैं, मल्टीप्लाइड बाई 100, तो उसका परसेंटेज हमारे पास आ जाएगा कि इसी टॉपिक से आपने 3%, और इसी टॉपिक से आपने 2%, और इसी टॉपिक से आपने 1% और 9% और 10% जो है वो आपने डालने हैं। परस करो, सिल हमने पढ़ा, एक टॉपिक है सिल। ठीक है, ये हमने पढ़ा है 5 डेज में, और टोटल डेज जो है हमारे पास फॉर एग्जांपल 200 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 200 एंड मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो उससे जो भी आएगा, तो सिल से हमने वही पोर्शन जो है वो इंक्लूड करना होता है अपने टेस्ट में। तो इसी तरीके से हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है ये यूज कर सकते हैं एक बैलेंस टेस्ट को डेवलप करने के लिए। ठीक है, अच्छा, एम्स, गोल्स, एसएलओस। एम्स, एगो भी हम इसको कहते हैं, ज्यादातर एसएलओस को हम ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं। एगोज आर एगो। ठीक है, एम जो है ये ब्रॉड है, ब्रॉडर इन स्कोप है, ये नेशनल लेवल के एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, गोल्स जो है दीज आर इंस्टीट्यूशन बेस्ड आर सब्जेक्ट लेवल एक्सपेक्टेशन। एम्स अगर हम पढ़े आर ब्रॉड एंड नेशनल लेवल एक्सपेक्टेशन। एग्जाम्पल दिया गया है, इम्पोर्टिंग कंप्यूटर एजुकेशन इन द कंट्री, तो यहाँ पर बात हो रही है ओवरऑल कंट्री की, ओवरऑल मुल्क की।
तो मीन के जो नेशनल लेवल हमारे पास हो गए एक्सपेक्टेशन, वो होगा, वो होंगे हमारे पास एम्स। गोल्स जो है ये होंगे हमारे पास इंस्टीट्यूशन बेस्ड, ठीक है, या स्कूल बेस्ड, स्कूल चूंकि इंस्टीट्यूशन है, दिस स्कूल बेस्ड है, ठीक है। दीज आर इंस्टीट्यूशन बेस्ड आर सब्जेक्ट लेवल एक्सपेक्टेशन लाइक इम्प्रूव डिसिप्लिन इन द स्कूल। अभी स्कूल की बात हो रही है। स्कूल लेवल पे हमने जो अपने ऑब्जेक्टिव डेवलप किए उसको हम कहते हैं गोल्स, या अपने एक्सपेक्टेशन जो हम रखते हैं, दिस इज कॉल्ड गोल्स। एसएलओस क्या है? एसएलओस बेसिकली वही चीजें होती है कि फॉर एग्जांपल एक टीचर जो है क्लासरूम के अंदर एक टॉपिक जब पढ़ा रहा होता है या इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, तो जब वो वही क्लास खत्म करता है या वो जो टॉपिक है वो टॉपिक खत्म करता है, तो उसके बाद जो उसकी एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि मैंने ये चीज अचीव करनी है, तो उसको हम कहते हैं एसएलओस। फॉर एग्जांपल अगेन आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ सेल, ठीक है। हम पढ़ा रहे हैं सेल, ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। तो जो टॉपिक हमने पढ़ा लिए, तो हमारे जाहिर बात है एक्सपेक्टेशन ये हो सकती है कि व्हाट इज सेल एंड डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेक्टेशंस है, ये हमने अचीव करने हैं एक, तो ये हमारे पास हो जाएंगे एसएलओस। और एसएलओ ज्यादा पर पुट किए जाते हैं इन द स्टार्ट ऑफ अ चैप्टर और इन द स्टार्ट ऑफ अ टॉपिक भी हम इसको जो है पुट कर सकते हैं, वहां पर ये क्लियर कट लिखे गए होते हैं कि ये चीजें हमने अचीव करने हैं, ठीक है। तो जब एम्स ना हो, गोल्स ना हो, एसएलओस ना हो, तो फिर हम किसी चीज को अचीव नहीं कर सकते। और कहते हैं कि एम, गोल और ऑब्जेक्टिव जो आपके हैं वो ब्रॉड होने चाहिए। जितने भी आप अपने लिए एम्स, गोल्स, विजन, ये जितना ब्रॉड रखोगे, जितना चैलेंजिंग रखोगे, तो आपके लिए उसको अचीव करने में मजा आएगा। उसमें एक थ्रिल होगा, उसमें उसमें चैलेंजेस होंगे, ठीक है। लेकिन कंसिस्टेंसी, कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, एंड द थर्ड थिंग इज टू अवॉइड टॉक्सिक पीपल एंड टॉक्सिक फ्रेंड। इन तीन चीजों पे अमल करना जरूरी है, ठीक है। अच्छा जी। सर एसएलओज और ऑब्जेक्टिव सेम है? एसएलओज और ऑब्जेक्टिव सेम है मेरे नज़दीक। हो सकता है कोई और इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकता हो जी, उस्मान भाई, या कोई और अगर इसमें जो है डिफ्रेंशिएशन कर सकता हो, दे कैन एक्सप्लेन इट। हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आई एम अपडेट टुडे सर। अच्छा, ऐसे लॉज तो इट्स आई थिंक इसमें तीन चीजें जो मैं करना चाहूंगा यहाँ पे। अच्छा द फर्स्ट थिंग इज ऑब्जेक्टिव इज गो इज इसमें फिर उसके बाद सर गोल्स आते हैं, फिर एम्स आते हैं। इसको अगर हम एनालॉजी पे ले लें, इफ वी विद अ फुटबॉल मैच, जी जी। तो उसमें सर ये होता है कि ऑन फील्ड जो प्लेयर डॉजिंग करता है, कैरिंग करता है, जो एक्टिविटीज होती है एक टीम के प्लेयर की ग्राउंड, वो होता है ऑब्जेक्टिव्स। वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सर। अच्छा अच्छा। उसके बाद सर ये किस लिए करता है, ये प्लेयर करता है किस लिए? वो गोल स्कोर करने के लिए, दैट इज गोल है ना, उसी गोल गोल ले। अच्छा स्कूल की अगर बात की, लर्न हम टीचर्स की पढ़ाते हैं, दो बाद एग्जाम में लेने होते हैं, टेस्ट में पास होना होता है, पोजीशन लेनी होती है, अच्छे ग्रेड्स के साथ डिग्रीज वगैरह लेनी होती है। दैट इज हमारा है। मेरे ख्याल में उसका इंतजार कर। ठीक है सर। हाँ सर, आर यू देयर? यस यस उस्मान भाई, आई एम हियरिंग यू हाँ, इंशाल्लाह। आई एम ठीक है सर। तो ट्राइंग टू रिकनेक्ट। ओके, राइट सर।
अच्छा जी, नेट कनेक्टिविटी थोड़ी स्लो है, दैट्स वाई डिस्टॉर्शन हो रही थी। उस्मान भाई मैंने आपको सुना, लेकिन मेरे ख्याल में हाफ सुना क्योंकि नेट की वजह से मैं आपको सुन नहीं पाया, तो सॉरी फॉर इट। अच्छा ठीक है सर। हाँ, इफ यू अलाउ मी आई एम विलिंग टू रिपीट ऑल दैट। ठीक है बस। अगर आप टाइम नहीं तो ठीक है, रिपीट रिपीट कर। रिपीट कर ले, रिपीट कर ले, ऐसा कोई। हाँ, अच्छा ऑब्जेक्टिव्स ये लोअर लेवल पे हम ले सकते हैं, उसके बाद मिडिल ऑर्डर पे हम ले सकते हैं एम्स को, और हायर सॉरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स देन गोल्स एंड देन एट द टॉप ऑफ इट वी हैव एम्स, एम। यस। हाँ एम। फुटबॉल की एनालॉजी अगर हम उस पैटर्न पे इसको ले लें, जी जी फुटबॉल की एनालॉजी उठा लें, तो जो प्लेयर फील्ड पे कैरियरिंग करता है या जो डॉजिंग करता है, जो मुखालिफ टीम के खिलाफ गोल करना चाहता है, जी जी तो वो ऑब्जेक्टिव्स में आता है सर। इसी तरह स्कूल में जो रूटीन एक्टिविटीज होती हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उनको डेली बेसिस पे जो काम कराया जाता है या जो वो खुद करते हैं, दोज आर ऑब्जेक्टिव्स। जिस तरह के अच्छा प्लेयर फील्ड पे डॉजिंग वगैरह या कैरियरिंग करता है, उसके बाद इसका मकसद ये होता है कि वो कोई गोल स्कोर करे। तो वही फुटबॉल का जो रियल गोल है, यहाँ पे ये भी गोल होता है कि आप किसी के डे में अच्छे मार्क्स या इसके बाद में या जो मिड होते हैं, होम एग्जाम होते हैं, उनमें आप अच्छी पोजीशन ले लें, अच्छे मार्क्स स्कोर कर लें, तो वो आपका गोल है। और इसके बाद ये सब होता किस लिए? एक अच्छा करियर हासिल करने के लिए, या जिसको हम जो बेंचमार्क जिसको कहते हैं 12 ईयर एजुकेशन, जो हम 5 लेवल्स के बाद जो 12 इयर्स एजुकेशन पे चले जाते हैं, वहाँ पे जो हमारे एमडीकेट लाइक टेस्ट वगैरह जो होते हैं, वो इसी बेस पे होते हैं कि आपने 12 इयर्स में क्या गेन किया है। तो वहाँ पे वो हमारा एम होता है, ताकि हम इंजीनियरिंग या मेडिकल के टेस्ट वगैरह में ठीक से परफॉर्म कर सकें, या हम अपने करियर में सक्सेसफुल रहें, या हम जो एम होता है हमारी लाइफ का, वो हम अचीव कर सकें। सो दैट इज द रियल एम। सो सबसे लोअर लेवल पे सर ऑब्जेक्टिव्स, फिर उसके बाद गोल्स आ जाते हैं, उसके बाद सर आपके पास एम आए। अच्छा, वेरी गुड और वेरी गुड, फुटबॉल की एनालॉजी की अगर हम वेल एक्सप्लेन उसको उस्मान हम भाई। सर। उस्मान भाई हाँ, आपने इसको तो बहुत इसमें ही। सर ये है कि फुटबॉल का हमने मैच भी नहीं जीतना होता ना। फुटबॉल का मैच हमने जीतना होता है, लेकिन हमने फाइनल पे पहुंच के टूर्नामेंट या ट्रॉफी भी अपने नाम करनी होती है। सो ये चीज असल में एम होता है हमारा, यस यस, जो वेरी सबसे गुड टॉप लेवल पे है। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा एक्सक्यूज मी लेकिन सर, जी जी, एक्सक्यूज मी सर, ये एसएलओ वर्सेस ऑब्जेक्टिव्स पे यस अगर हम बात यस करें यस। तो इसको भी इसमें कुछ डिफरेंशिएशन तो हो। नहीं, ऑब्जेक्टिव और SLO एसएलओ। जी जी जी, सर उस्मान इसमें, भाई एक्चुअली क्वेश्चन भी यही है कि एसएलओज और ऑब्जेक्टिव के दरमियान फर्क क्या है। इसमें फर्क कुछ भी नहीं है। अगर आप देखें ना, तो ऑब्जेक्टिव्स आपके पास, आप कहते हो कि जो आपका मेन टॉपिक है, तो उसमें आप बच्चों को क्या पढ़ाना चाह रहे हो, जी मेन जी जी सेल जी की जी, एग्जांपल ले लें। तो दो अगर ऑब्जेक्टिव है, आप एक सेल का स्ट्रक्चर बताना चाह रहे हो, दूसरा फंक्शन है। अब एसएलओस भी वही चीजें हैं, इसको जस्ट एक नेम दे दिया गया ना, वेरी स्टूडेंट्स गुड वेरी गुड लर्निंग वेरी गुड। ऑब्जेक्टिव्स, एसएलओ। तो वही बात वही होगी, उधर आप उसको जस्ट ऑब्जेक्टिव कह रहे हो, इधर स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स इसको कह दोगे। वेरी गुड, मतलब सेम ही चीज़ है, यही मैं सेम भी। चीज है, इसमें जी 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 डिफरेंस जी, नहीं है ना। वेरी गुड वेरी तो गुड। ये एक ही अच्छा चीज शुक्रिया, ठीक है, फिर हम इसको एक है। ही चीज इस्तेमाल करेंगे। जो कंसिडर। मोस्ट जी जी रिसेंट, मेरी आवाज आ रही है? ये जी जी, हम आपको सुन रहे हैं जी। आ रही है। अच्छा जी। सेम ही है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, वो भी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स ही हैं। हमारे जो मतलब ड्यूरिंग टीचिंग, हमारा जो एम, जो मेन जो हमारा मकसद होता है, एम होता है, वो यही होता है कि जी हम जी स्टूडेंट लर्निंग को जो है वो उसके आउटकम्स को देखें कि वो किस तरह से स्टूडेंट लर्निंग कर रहे हैं। मतलब हमारा एम है ये, ठीक है। और इसी एम एनहांस करने के लिए हम ऑब्जेक्टिव्स जो है वो तरतीब देते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। मैं तो इतना ही समझा है, नहीं, सेम इसके ही अलावा चीज़ है, नहीं। जहाँ तक मैंने पढ़ा जी है, तो मैं एग्री जी करता हूँ इसके साथ कि जो ऑब्जेक्टिव और हमारे पास जो एसएलओज है, ये सेम ही चीज़ है, ठीक है। और दोनों एक ही सेंस में यूज़ होते हैं, लेकिन एजुकेशन सेक्टर में हम ज़्यादातर एसएलओज ही यूज़ करते हैं। और ये एसएलओज जो है ज़्यादातर 2006 के बाद इसको बहुत प्रोमिनेंटली यूज़ किया गया। जहाँ पर 2006 की करिकुलम की हम बात करते हैं, तो उसमें चार चीज़ें: स्टैंडर्ड्स, कॉम्पिटेंसीज और एसएलओज, ठीक है, एंड बेंचमार्क।
ये 5 चीज़ें थी उसमें, और उसी चीज़ों को बेस बनाते हुए इन्होंने फिर एसएलओस पे बहुत ज़्यादा काम किया एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्टिव, अदरवाइज बोथ आर सेम। ठीक है, अच्छा आगे हम जाते हैं ब्लूम्स टेक्सोनोमी की तरफ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि मेरे ख्याल में अगर कोई जो एजुकेशनिस्ट हो और वो ब्लूम टेक्सोनोमी की ना पढ़े, टेक्सोनोमी को ना पढ़े, तो वो तो एजुकेशनिस्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, ब्लूम्स ने टेक्सोनोमी दी थी। टेक्सोनोमी मीन क्लासिफिकेशन। इन्होंने हायरार्किकल स्ट्रक्चर दिया था जिसमें 3 डोमेन थे, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, जिसको हम कहते हैं 3H। ठीक है, 3H मीन हेड, हार्ट एंड हैंड। ठीक है, हेड मीन कॉग्निटिव डोमेन, हार्ट फीलिंग मीन अफेक्टिव डोमेन, एंड हैंड मीन डूइंग समथिंग मीन साइको मोटर और कोग्निटिव डोमेन। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही चीज़ें जो है इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अच्छा जी, है क्या? 1956 में बेंजामिन ब्लूम headed a group of educational psychologists who developed a classification of levels of intellectual behavior important in learning. ठीक है, ब्लूम फाउंड दैट over 95% of the test questions students encounter require them to think only at the lowest possible level, the recall of information. क्या किया बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में एक रिसर्च, एक स्टडी कंडक्ट की अपने फेलो के साथ। फेलो इनका कौन था? फेलो जो था इनका वो क्रेथोल था। ठीक है, इन्होंने और क्रेथोल ने दोनों ने स्टडी की। क्या स्टडी किया इन्होंने? ये स्टडी किया और फाउंड किया कि जो स्टूडेंट होते हैं तो ज्यादातर जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वही ज्यादातर अटेम्प्ट करते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, तो अभी ये जो हमारे पास नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो जाहिर बात है इसको तो जस्ट हम नॉलेज लेवल पे उसको हम तो मतलब पढ़ाते हैं, लेकिन उसकी जो समझ है वो तो हमको नहीं आती। ठीक है, तो ये कहता है कि ये जो लेवल है ये नॉलेज लेवल, रिकॉल, द रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन का जो लेवल है इसको हम नॉलेज लेवल भी कहते हैं। तो ये जो लेवल है दिस इज द लोएस्ट लेवल। इन्होंने इसको लोएस्ट लेवल जो है वो कहा है, और इन्होंने और भी लेवल्स दिए हैं, उसको हम आगे देखते हैं। ब्लूम टेक्सोनोमी बेसिकली यूज किस चीज के लिए होती है? इसको हम टेक्सोनोमी ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं। ये पेपर में आया हुआ है कि ब्लूम टेक्सोनोमी है क्या, तो दिस इज द टेक्सोनोमी ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, और दिस इज द टेक्सोनोमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है आया वो नॉलेज लेवल के हैं, कॉम्प्रिहेंशन लेवल के हैं, एप्लीकेशन लेवल के हैं, सिंथेसिस लेवल के हैं, एनालिसिस लेवल के हैं, इवैल्यूएशन लेवल के हैं। ये 6 जो है इन्होंने कॉग्निटिव डोमेन के लेवल दिए थे। ठीक है, अच्छा, Bloom taxonomy as hierarchical, which means that learning at a higher level is dependent on having attained prerequisite knowledge and skills at lower level. इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमने स्टूडेंट को थर्मामीटर, फॉर एग्जांपल हमने स्टूडेंट को टेम्परेचर पढ़ाना है, तो अभी हमने क्या किया, थर्मामीटर स्टूडेंट को जो है जस्ट ये कहा कि जो टेम्परेचर है उसको मेजर करने के लिए हम थर्मामीटर यूज करते हैं। अभी स्टूडेंट को और पता नहीं है कि थर्मामीटर है क्या, ये काम किस तरह करता है, और इसको हम प्रैक्टिकली यूज किस तरह करेंगे, और इसको जो है हम इसके जो पार्ट्स होंगे उसको ब्रेक किस तरह करेंगे, फिर उसको जोड़ेंगे कैसे, और फिर उस पर डिसीजन कैसे लेंगे, जो लास्ट स्टेप है। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट को जस्ट ये पता है कि अगर आप उससे कहो कि हम टेम्परेचर किस इंस्ट्रूमेंट के जरिए मेजर करते हैं, तो वो कहेंगे कि थर्मामीटर के जरिए। अभी उनको और किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं है, या उनको आप कह दो कि व्हाट इज योर नेम, तो जाहिर बात है उसका जो नेम है वो रिकॉल कर सकता है। तो दिस इज नॉलेज लेवल। तो यहाँ पर ये है नॉलेज लेवल की एक क्वेश्चन है। तो ये ब्लूम जो है, ब्लूम कहता है कि अगर नॉलेज लेवल पे एक बंदा चला जाए तो फिर उसके आगे हो जाएगा। ठीक है, नॉलेज लेवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक नॉलेज लेवल पे एक बंदा नहीं आता, तो जाहिर बात है जब हमें किसी चीज़ की नाम का पता ना हो तो उसको हम किस तरह इलाबोरेट करेंगे, किस तरह हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, this means that the taxonomy is like a pyramid with the lower level acting as building blocks to allow the learner to attain the higher level of educational functioning. ठीक है, अच्छा, ये जो है each domain of the taxonomy therefore can be symbolized by a schematic pyramid with the higher functions of education resting and depending on the strengths of the lower level. ठीक है, जितना लोअर लेवल स्ट्रेंथ होगा तो हाई लेवल पे अगर हम जाएंगे तो सही समझ आएगी हमें। ठीक है,
ये देखो डोमेन्स इसके कितने हैं, ब्लूम्स एंड हिज ग्रुप आइडेंटिफाइड 3 डोमेन्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। कॉग्निटिव डोमेन जो है 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने दिया था। अफेक्टिव डोमेन जो है ये क्रेथोल ने 1964 में दिया था, जबकि साइकोमोटर डोमेन जो है ये सिम्पसन ने दिया था 1972 के अंदर। ठीक है, ये तीनों डोमेन जो है ये ब्लूम टेक्सोनोमी का हिस्सा है। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन जो है इसका ताल्लुक चूंकि कॉग्निशन से है, मेंटल प्रोसेसेस से है, हेड से है। ठीक है, तो इसको हम एच मतलब जो हेड है, हेड ही इसको डिटरमिन कर सकते हैं कि जिस तरह इंसान सोचता है और जिस तरह इंसान जो है अपने दिमाग से काम लेता है, तो इसका ज़्यादातर ताल्लुक जो है वो दिमाग से है। Bloom identified 6 levels within the cognitive domain from the simple recall or recognition of facts। मतलब चीजों को याद करना और उसको रिकॉल करना, यहाँ तक, और फिर उसको आगे अप्लाई करना, फिर उसकी जो है सिंथेसिस करना, और सिंथेसिस के बाद इवैल्यूएशन करना, ये सारे हमारे पास कॉग्निटिव डोमेन के हिस्से हैं। ठीक है, तो ये कहता है is the lowest level to increasingly more complex and abstract mental levels to the highest order which is classified as evaluation। तो लास्ट जो इसका हाईएस्ट लेवल है वो है इवैल्यूएशन। ठीक है, कितने लेवल्स है ये देखो, लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन जो है वो है नॉलेज फ्रॉम द बॉटम। अगर हम देखें तो फर्स्ट है नॉलेज। नॉलेज का मतलब यही है कि चीज़ों को लर्न करना और उसको रिकॉल करना। कंप्रीहेंशन का मतलब यही है कि किसी चीज़ का माना, उसको अंडरस्टैंड करना, मीनिंग अंडरस्टैंड करना। एप्लीकेशन का मतलब यही है उसी चीज़ को अप्लाई करना, उसी नॉलेज को अप्लाई करना। एनालिसिस का मतलब है उसकी एनालिसिस करना, डिफरेंट पार्ट्स को जो है पार्ट्स में डिवाइड करना। सिंथेसिस का मतलब है अगेन उसको जोड़ना, जो थोड़ा हुआ है उसको अगेन जोड़ना। इवैल्यूएशन का मतलब है टू जज द वैल्यू वर्थ एंड क्वालिटी, कल हमने पढ़ा था। और इवैल्यूएशन का मतलब है कि उस पर हम कुछ डिसीजन लेते हैं। ठीक है, दिस इज द लास्ट इन द हाईएस्ट लेवल और द ब्रॉडेस्ट लेवल ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, अच्छा, नॉलेज का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट से हमने कहा कि ये थर्मामीटर है, इसे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो अभी स्टूडेंट से हम पूछते हैं तो वो कहेगा कि थर्मामीटर से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। दिस इज नॉलेज लेवल। आगे उसको पता नहीं है कि थर्मामीटर है क्या। अभी कंप्रीहेंशन पे हम गए तो कंप्रीहेंशन पे स्टूडेंट को जो है वो ये एक्सप्लेन कर सकता है कि ये थर्मामीटर है, और थर्मामीटर जो है हम केल्विन स्केल्स भी यूज़ कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट भी यूज़ कर सकते हैं, सेल्सियस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये थोड़ी सी कंप्रीहेंशन है, वो कंप्रीहेंड कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है। एप्लीकेशन मीन कि जो हमने उसको पढ़ाया है कि इसको आपने इसी तरह करना है कि इसको आपने पहले धोना है, साफ करना है, फिर इसको जो है हिलाना है कि इसका इसका जो पारा है वो नीचे आ जाए, जीरो पे आ जाए। फिर इसको आपने किसी पेशेंट के मुंह में या बगल में, ठीक है, या बच्चों के किसी और जगह पे जो है आपने इसको इंस्टॉल करना है, और इसी तरह इसको जो है 2 मिनट तक वहाँ पर रख के फिर आपने टेम्परेचर इसी तरीके से चेक करना है। तो ये चीज़ें जो आपने बच्चे को समझाए, तो अभी एप्लीकेशन में वो क्या करेगा, प्रैक्टिकली जब चीज़ को उठा के, थर्मामीटर को उठा के जब वो टेम्परेचर चेक करेगा, तो दिस इज एप्लीकेशन। ठीक है, एनालिसिस में वही जो वो चेक कर रहा है उसको, उसके डिफरेंट जो पार्ट्स है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर 98 पे है तो कितना है, फिर 101 पे क्या है, 103 पे क्या है, 104 से आगे फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है, एक पेशेंट का टेम्परेचर जाएगा तो हमने क्या करना है। तो इसके अभी एनालिसिस है, कैटेगराइजेशन कर रहा है। फिर वो सिंथेसिस, जो एनालिसिस उन्होंने की है उसको सिंथेसाइज भी कर सकता है ओवरऑल। और लास्ट में वो इवैल्यूएशन करेगा, उसकी डिसीजन लेगा, दिस इज द लास्ट। और इवैल्यूएशन जो है दिस इज द ब्रॉडेस्ट, क्योंकि आपके पास जब इनिशियल नॉलेज हो तो उसी को बेस्ट बनाते हुए आप इवैल्यूएशन कर सकते हो। आपने सर्टिनिटी तक जाना होता है। ठीक है, तो दिस इज इवैल्यूएशन। नॉलेज क्या है, रिकॉल रिकॉग्निशन ऑफ फैक्ट्स एंड स्पेसिफिक्स। ठीक है, और एग्जांपल इसका क्या है, नेम, किसी चीज का नेम के बारे में नॉलेज गेन करना, दिस इज कम अंडर नॉलेज। ठीक है, डिफाइन, लेबल, रिकॉल, रिकॉग्नाइज, चीजों को रिकॉग्नाइज करना, स्टेट करना, लिस्ट करना, मतलब व्हाट इज दिस, ये चीज है क्या। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास आता है नॉलेज लेवल के अंदर। ठीक है, अच्छा, आवाज मेरी पहुंच रही है? जी उस्मान अली साहब, आवाज मेरी पहुंच रही है? हाँ सर, आपकी आ रही है आवाज क्लियर। अच्छा जी, अच्छा जी, ओके। बस तो ये हमारे मेरा पास, माइक। ओके जी, ओके, तो ये हमारे पास नॉलेज लेवल के क्वेश्चन है। अभी हम देखते हैं कंप्रीहेंशन की तरफ। तो कंप्रीहेंशन में क्या होगा,
अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स एंड आइडियाज, जो आइडियाज और फैक्ट्स है उसको अंडरस्टैंड करना, उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। डिस्क्राइब, क्लासीफाई, एक्सप्लेन, सेलेक्ट, पैराफ्रेज, आइडेंटिफाई, एक्सप्रेस, ये वर्ब जो है ये इसके लिए यूज होंगे। टू डिस्क्राइब द सेल, टू क्लासीफाई द सेल, टू एक्सप्लेन द सेल, ठीक है। तो ये चीजें हमारे पास होगी कंप्रीहेंशन के अंदर। फिर एप्लीकेशन में क्या होगा, वो जो नॉलेज बच्चे ने गेन किया है या किसी ने गेन किया उसको अप्लाई करना, ठीक है। अप्लाई एक्वायर्ड नॉलेज, फैक्ट्स, टेक्निक्स एंड रूल्स, ठीक है। अच्छा, एक को कहते हैं हार्ट, एक को कहते हैं लॉट, ठीक है। तो जो हमारे पास हार्ट होते हैं तो इसमें थोड़ा सा कंट्रडिक्शन है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, और एक है लॉट, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो जो लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है तो ये ज्यादातर, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंट्रडिक्शन है कि जो एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन हमारे पास हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल में आता है, जो मेजॉरिटी बात करते हैं। क्योंकि जब हम नॉलेज को एक्सप्लेन करना शुरू कर दे, सॉरी अप्लाई करना शुरू कर दे, तो इसका मतलब ये है कि चीज़ों को हमने कंप्लीटली अंडरस्टैंड किया हुआ है, ठीक है। लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं, ये जो एप्लीकेशन है ये कम अंडर लॉट्स, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो एप्लीकेशन कम अंडर हॉट्स, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, क्योंकि कोई चीज़ एक ऐसे लेवल तक हम पहुंच जाए कि उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू हॉट्स नॉट लॉट्स, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, अप्लाई एक्वायर्ड नॉलेज, फैक्ट्स, टेक्निक्स एंड रूल्स। एग्जाम्पल क्या होंगे, अप्लाई, सॉल्व, यूज, डिमॉन्स्ट्रेट, इलस्ट्रेट, ऑर्गेनाइज। ज्यादातर क्वेश्चन जो होंगे वो इसी वर्ड से यूज होंगे, या ज्यादातर क्वेश्चन में यही वर्ड यूज होंगे, टू अप्लाई द स्किल्स और टू अप्लाई द एक्वायर्ड नॉलेज, ठीक है। तो इसी तरह सॉल्व होगा, यूज होगा, ये सारे जो हमारे पास वर्ब आएंगे यही वर्ड ज्यादातर इसमें यूज होंगे, ठीक है। एनालिसिस में हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे इंफॉर्मेशन को पार्ट्स में, ठीक है। एग्जामाइन एंड ब्रेक इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स, डिफरेंशिएट आइडियाज, मोटिव्स, इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंड बाय प्लेसिंग इनटू कंपोनेंट्स, पीसेस। एग्जांपल इसके क्या होंगे, एनालाइज, कंपेयर, कंट्रास्ट, डायग्राम, डिफरेंशिएट, डिस्क्रिमिनेट, डिस्टिंग्विश, आउटलाइन एंड सेपरेट, ये सारे जो होंगे हमारे पास वर्ब है, ठीक है। एज सच ये वर्ब तो इतने पूछे नहीं जाते, लेकिन ये पूछे जाते हैं कि कॉग्निटिव डोमेन के लेवल कौन कौन से हैं। तो इसके नाम जो है फिंगर टिप्स पे याद करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, कि वहाँ पर आपके जहन में बिल्कुल ही आप लोगों को फिंगर टिप्स पे ये चीज़ें याद हो अगर पूछा जाए, ठीक है। और इसकी शॉर्ट शॉर्ट जो एक्सप्लेनेशन, कि मतलब नॉलेज लेवल क्या है, टू अंडरस्टैंड एंड रिकॉल, सॉरी अंडरस्टैंड नहीं, अंडरस्टैंड टू कम्प्रहेंशन का है, टू 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 नो एंड रिकॉल, ठीक है, या टू लर्न एंड रिकॉल। फिर कंप्रीहेंशन क्या है, टू अंडरस्टैंड। फिर एप्लीकेशन क्या है, टू अप्लाई। फिर हमारे पास एनालिसिस क्या है, टू ब्रेक इंफॉर्मेशन टू पार्ट्स। फिर हमारे पास सिंथेसिस क्या है, अगेन जोड़ना, जो इंफॉर्मेशन हमने ब्रेक किया है उसको जोड़ना। कंबाइनिंग और ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इन अ डिफरेंट वे इनटू अ न्यू पैटर्न और सॉल्यूशन। वर्ब एग्जांपल, अरेंज, assemble, क्रिएट, ऑर्गेनाइज, डिजाइन, डेवलप, कंपोज, मैनेज, प्लान, ठीक है। ये हमारे पास आ गया सिंथेसाइज। लास्ट में जो है इवैल्यूएशन है, जजमेंट मेकिंग अबाउट वर्क। अच्छा, इवैल्यूएशन का मतलब ये है टू जज द वैल्यू, वर्थ एंड क्वालिटी ऑफ समथिंग, ठीक है। तो जजमेंट में क्या होगा, जज करना, डिसीजन लेना, जजमेंट मेकिंग अबाउट वर्क, आइडियाज और इंफॉर्मेशन, द हाईएस्ट लेवल है ये। और इसका एग्जांपल क्या है, अप्राइज, कंपेयर, डिफेंड, रेट, इवॉल्युएट, जज, सपोर्ट एंड क्रिटिक। तो ये सारे हमारे पास आ गए जो है इवॉल्युएशन के अंदर। तो ये चीज होते, ये कॉग्निटिव डोमेन के जो है ये लेवल थे, ठीक है। टाइम में थोड़ा देखता हूँ कि ये जो नेक्स्ट लेवल है ये कंप्लीट हो सकता है इसमें कि नहीं, क्योंकि अफेक्टिव डोमेन जो है, अच्छा अच्छा, ये जो है हमारे पास, अगर हम देख के ये कॉग्निटिव डोमेन, इसका एक रिवाइज्ड एडिशन जो है वो दिया था एंडरसन ने 2001 में, 2001 में, ठीक है। और इसमें इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन इन्होंने इस तरह किया था कि जो सिंथेसिस और इवैल्यूएशन है, ये इन्होंने इवैल्यूएशन को इन्होंने पहले लाया था और सिंथेसिस को इसने जो है टॉप पे रखा था, ठीक है। इवैल्यूएशन को उन्होंने पहले रखा था, ठीक है, मतलब ऑन फिफ्थ, जबकि सिंथेसिस जो है इसको इन्होंने टॉप में रखा था, ठीक है।
और जो क्रिएशन का नाम दिया था सर, जी जी, क्रिएट, वेरी गुड वेरी गुड, टू इनको क्रिएट। क्रिएशन का नाम दिया था। और जो हमारे पास रिमेम्बरिंग थी, सॉरी, हमारे पास जो कंप्रिहेंशन है, इसको रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग का नाम दिया था। ठीक है, तो जस्ट ये डिफरेंस थी, ऐसे इतनी ज्यादा डिफरेंस में नहीं थी, और ना आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज होना है, बिल्कुल ही सिंपल चीज है। जब आप लोग इसको अंडरस्टैंड करो तो बिल्कुल ही ईजी है। जो टॉप टू जो है, इसको रिसिप्रोकली आप लोगों ने क्या करना है, इनको जो है बिल्कुल आप लोगों ने इंटरचेंज करना है। इवोल्यूएशन आएगा सिंथेसिस की जगह, और सिंथेसिस जाएगा इवोल्यूएशन की जगह, जबकि सिंथेसिस को नाम जो दिया गया था उसको करेक्टर और क्रिएटिव, क्या नाम था उस्मान भाई? क्रिएटिंग सर, जी क्रिएटिंग। जी, अच्छा, क्रिएटिंग। बेसिकली सर ये जो कन्वेंशनल था अप्रोच, जी जी उसमें जो जी, 6 लेवल, उसमें जो हर लेवल का नाम, नॉलेज, कम्प्रिहेंशन, इस तरह नाउंस की तरफ जी पे जी नाम जी दिए जी गए जी, थे। बिल्कुल और जो बिल्कुल। 2001 में एंडरसन ने रिवाइज किया इसको, तो ये एक्शन वर्ब्स, एक्शन वर्ड्स के नाम दे दिए। मतलब आई एन जी रिमेम्बर, आई एन जी उनके साथ उन्होंने इंक्रीज किया था। वर्ब, हाँ वर्ब, मतलब इसको बना दिया, एक्शन वर्ड्स बना दिए। जी 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 जी, मतलब आई एन जी उसके साथ, जिस तरह रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, इसी तरह के जो है उन्होंने उसके साथ जो है लगाए थे। लेकिन एज सच, जब आप लोग इस कॉग्निटिव डोमेन को फुली अंडरस्टैंड कर लो, और इसका जो क्रक वर्ड्स है, ठीक है, इसको तो जाहिर बात है जब यहाँ पर हम पढ़ते हैं तो ये बहुत इजी होता है, लेकिन अगर कोई पूछे तो फिर ये जो जितने भी है सीक्वेंस में, इसको पढ़ना इतना आसान नहीं होता। तो आप लोग जो है अपना रिहर्सल कर लो इस पे, किसी क्लास के अंदर बच्चों को पढ़ाओ, या किसी फ्रेंड को पढ़ाओ, या ग्रुप में डिस्कस कर लो। तो फिर आप लोग के लिए इजी होगा, क्योंकि ये चीज़ें तो अक्सर हमारे माइंड में चीज़ें आती है, लेकिन उसको जुबान तक लाना थोड़ा बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसा ना हो कि फिर वहाँ पर आप लोग जो है वो थोड़ा फंस जाओ। ठीक है, अच्छा, टाइम इतना नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क, द फोरम इज ओपन टू ऑल ऑफ यू।